हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो बिगनर है जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है रिसेंट में एसएससी सीजीएल के लिए, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर जो बिगनर हैं वो किस तरीके से सीजीएल की प्रिपरेशन करें कि ये जो आने वाले 2025 में अभी जो रिसेंट का सीजीएल है उसमें एक अच्छा स्कोर कर पाए और साथ ही अपने लिए एक सीट भी सिक्योर कर सके। देखिए, एक चीज़ तो सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल में जो रिपीटर जो है बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और रिपीटर्स जो है वो, पहली बात तो उनकी वो बहुत ज़्यादा नंबर में इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द सीट इस बार भी जैसे आप कह सकते हैं कि 18,000 के आसपास वैकेंसी थी, इसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा तो रिपीटर ही थे। ठीक है, 20,000 से ज़्यादा रिपीटर है। रिपीटर का मतलब है कि ये लोग पहले से चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो कि पहले से जॉब भी कर रहे हैं। अब जॉब कर रहे हैं इसका मतलब उन्होंने पहले क्लियर किया एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को। अब जब वो उन्होंने पहले से क्लियर कर रखा उस एग्ज़ाम को, तब जाकर वो अप्लाई करते हैं। और अगर कोई बिगनर है वो इस चीज़ को एग्ज़ाम देता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो पहले से सेलेक्टेड है, जिन्होंने पहले से एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो उनके पास तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। वो चीज़ों सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है उन्होंने, और उन्हें पता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर होता है। पूरा पैटर्न सारा कुछ पता है कि किस तरीके से उन्हें अप्लाई करना चाहिए। लेकिन जो बिगनर है उन्हें तो पता नहीं। तो मैं एकदम बिल्कुल बिना किसी इसके सब कुछ एकदम सच्चाई बताता हूँ कि आखिर किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज चीज़ों की बात करेंगे। अगर सबसे पहले बात करें, अगर आप बात कर रहे हो मैथ्स की, बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, एसएससी सीजीएल के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो है मैथ्स के अंदर, वो है आपका फॉर्मूला। ठीक है, फार्मूला में क्या, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्टली वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, फार्मूला में खास करके आपको ध्यान रखना है कि एरिथमेटिक हो गया। ठीक है, एरिथमेटिक है, उसके बाद ट्रिगो है और अलजेब्रा। एरिथमेटिक यानी कि इसके अंदर अलजेब्रा भी आप कह सकते हो। ये जो चीज़ें हैं, और ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इन तीनों के अंदर जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं एरिथमेटिक के अंदर, आप कह सकते हो एरिथमेटिक के अंदर, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके बाद प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, डिस्काउंट है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। ये मतलब जो भी चीज़ें आप पढ़ रखे हो, ठीक है, तो उस पर बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको इसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। ये जो एरिथमेटिक है यानी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा। नहीं, लेकिन अलजेब्रा, ट्रिगो और ज्योमेट्री की बात करें, इन तीनों की, तो यहाँ पर जो है आपको फॉर्मूला पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए और कुछ क्वेश्चंस आप इस पर बेस्ड प्रैक्टिस कर लोगे तो इसमें काम हो सकता है। तो ये बातें हो गई कि मैथ्स में क्या रिक्वायरमेंट है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलकुलेशन। देखिए, अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो बिना इसके मैथ्स में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। अब देखिए, इसका रोल क्या हो जाता है कैलकुलेशन का। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उन्हें चीज़ें आती हैं, वो मैथ सॉल्व कर पाते हैं, तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं। देखिए, कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपका टाइम बचा देता है। ठीक है, और टाइम का रोल तो आप सभी जानते हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम में टाइम का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। तो जब आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि एसएससी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, 3-4 ऐसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मान लीजिए टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, तो 3-4 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा वो कैलकुलेटिव होता है। और इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, अब मान लेते हैं आपने 1 से 1.5 मिनट लगा दिया, तो यहाँ पर 4-5 मिनट आपका चला जाएगा इसी जगह पर मैथ सॉल्व करने में। तो ये चीज़ नहीं करना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। तो आप इन 3-4 क्वेश्चन को या तो पहले राउंड में स्किप करोगे या फिर दूसरे राउंड में आके बनाओगे। ठीक है, अब मैथ्स पे कितना टाइम देना है या क्या करना है? सबसे पहला काम है मैथ्स में सिलेबस कंप्लीट करना। ठीक है, सबसे पहला काम है सिलेबस कंप्लीट करना। अब आप सिलेबस किस तरीके से, या किसी भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, या अगर आपके पास कोई प्लेलिस्ट है तो आप उससे, सबसे पहला काम है सिलेबस को कंप्लीट करना। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना? जितने भी लेक्चर्स हैं आप उस लेक्चर्स को देखोगे, फिर उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आपने एक काम, पहला काम ये कर लिया कि लेक्चर्स कंप्लीट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक, अब दूसरा काम क्या करना है? उसके बाद है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्लस फॉर्मूला रिवीजन। ठीक है, ये दो चीज़ करना है आपको, प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूला रिवीजन करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये 3 चीज़ काम करना होगा। तो आपने सिलेबस कंप्लीट किया,
आपका लेक्चर्स जो भी हो 1 आवर का हो, 2 आवर का हो, जितने आवर का भी हो, पहले आप लेक्चर्स कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद काम शुरू हो जाएगा, वो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो इसके पास, अगर आपके पास किरण की PYQ की बुक है तो आप उससे कर सकते हो। किरण के बाद अगर राकेश यादव सर की है तो उससे भी कर सकते हो। मतलब जो भी प्रीवियस ईयर बुक है आपके पास अवेलेबल, आप उससे प्रैक्टिस करोगे। और साथ ही वीकली या 3 डेज़ पर आपको फार्मूला बुक, या तो आपने फार्मूला बुक बनाया हो खुद से, इन लेक्चर्स को देख के जो एक फार्मूला है उन सभी को कंपाइल करके एक जगह रख लिया हो, ठीक। या फिर कॉन्सेप्ट किंग जो बुक आती है, या किसी भी टीचर की, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र भी है, तो जो भी बुक अवेलेबल है आप उससे फार्मूला बुक रिवीजन कर सकते हो। और बच गया PYQ, ये आपको डेली लगाना है टेक्स्ट बुक से, ठीक। टेक्स्ट बुक से आप लगा सकते हो प्रीवियस ईयर 2024 की, उसके अंदर एक सेक्शन बना होता है SSC मैथ्स करके, तो वहाँ पर 2024 के क्वेश्चंस जितने हैं पहले CGL के लगा लोगे, फिर CHSL के, फिर CPO के। ये मतलब एक सेक्शनल टेस्ट तो देना ही देना है डेली प्रीवियस ईयर। अगर ऐसा नहीं करते हो और लास्ट के टाइम में सोचते हो कि 3-4 सेक्शनल एक साथ देकर चीज़ों को कंप्लीट करूँगा, तो वो इफेक्टिव नहीं होता। करने का तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस ज़्यादा ज़रूरी है। तो इफेक्टिव कब होगा? जब आप एटलीस्ट मिनिमम कह सकते हो कि एक सेक्शनल जो है मैथ्स का अभी से लगाना स्टार्ट करो। सिलेबस कंप्लीट होते ही आप सेक्शनल 1 लगाना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे फिर आप चीज़ों को सॉल्व करते जाओगे। तो ये काम हो गया मैथ्स के लिए, ठीक है, समझ गए बात। अब मैथ्स में कितना टाइम डेली देना है, तो आप कह सकते हो 3 to 4 आवर दे सकते हो। 3 to 4 आवर मैथ्स में, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो, क्योंकि मैथ्स के लिए इतना रिक्वायरमेंट है। और कैलकुलेशन के लिए 10 से 15 मिनट आपको इसी के अंदर, अब कैलकुलेशन जो है तीसरा पार्ट है कैलकुलेशन, तो इसमें आप 15 मिनट दे सकते हैं। तो एक सेक्शनल देना है, उसके बाद फार्मूला रिवीजन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, ठीक है। ये हो गया मैथ्स का। अब बात करते हैं GK GS, जो कि सबसे वास्ट है। इसमें क्या है ना, टाइम आप सबसे ज़्यादा दोगे, टाइम सबसे ज़्यादा देते हो, लेकिन आउटपुट जो है इसका, वो जो आउटपुट है वो बहुत कम होगा। तो इसको इफेक्टिव करने का तरीका ये हो सकता है कि आप किसी भी एक बुक को फॉलो करो। कोई भी एक थ्योरी बुक जो है होनी चाहिए। अब थ्योरी बुक क्या हो सकती है? थ्योरी बुक यानी कि थ्योरी कहाँ से कंप्लीट करना, या तो आपके पास एक ऑप्शन है परमार सर से आप कर लो, ठीक है। परमार सर के जो लेक्चर्स हैं उससे देखकर नोट्स कंप्लीट कर लो, या उनके नोट्स से, परमार सर के नोट्स जो है क्लास नोट्स, उनसे कर सकते हो। या दूसरा मनोहर पांडे की बुक आती है, उस बुक से कर सकते हो। तीसरा ल्यूसेंट की बुक आती है, उससे भी कर सकते हो। जो भी आपको जो ठीक लगे या जिस तरीके से भी करना हो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक। उसके बाद दूसरा है प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। बस ये 2 चीज़ करना है। तो थ्योरी बुक में आपने किसी भी एक टीचर से या किसी भी एक बुक को आपने उठाया, वहाँ से चैप्टर वाइज चीज़ों को करना स्टार्ट किया। अगर मान ले हिस्ट्री की बात करते तो आपने हिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद प्रीवियस ईयर सेक्शन बना है किसमें, तो आपके टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में 2 चीज़ें हैं, एक है प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट और प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट, ठीक। अब प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट पहले आपको कंप्लीट करना है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग बना है, तो आप एक चैप्टर टेस्ट, 1 या 2 चैप्टर टेस्ट डेली लगा सकते हो। उसके बाद चैप्टर टेस्ट लगाने के बाद जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सही होंगे तो अच्छी बात है, वो सही है, लेकिन फिर भी जब आप उसे एनालाइज करोगे तो सही क्वेश्चंस को भी देखना है और गलत क्वेश्चंस को भी देखना, और उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया उसे एटलीस्ट रीड जरूर करना है एक बार, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। और सेक्शनल टेस्ट उसी तरीके से लगाना है जैसे मैथ्स का 2024 के CGL, CHSL, CPO सभी लगाना है, तो उसी तरीके से सेक्शनल टेस्ट भी आप मिनिमम एक तो ज़रूर लगाना है अभी के टाइम पर। तो आप 2 चीज़ें करोगे इसके अंदर, पहला किसी भी एक बुक से चैप्टर वाइज चीज़ों को कंप्लीट करोगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसे आप 2 to 3 आवर्स दे सकते हैं। हो गया GK GS, मैथ्स GK GS। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपको वोकैब, ठीक। और उसके बाद दूसरा अगर बात करें तो उसमें आ जाता है आपका, एक तो है रीडिंग सेक्शन, और इसी के अंतर्गत या अलग से करते तो थर्ड जो पार्ट हो जाएगा आपका वो है ग्रामर। अब ग्रामर, अब देखिए वोकैब क्या करना है, तो प्रीवियस ईयर की बुक, मैं वोकैब में अभी बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर में आपके पास अगर ब्लैक बुक है
क्योंकि उसमें सभी चीज़ें सफिशिएंट क्वांटिटी में। अगर कुछ बाहर से भी आ जाता है या अगर वोकैब टफ भी हो जाए, इंग्लिश किसी हो सकता है कोई पेपर में इंग्लिश टफ हो जाए, तो वो जो वोकैब है वो कंट्रोल करने के लिए ब्लैक बुक सबसे बेस्ट बुक होगी वोकैब के लिए। अब ब्लैक बुक में क्या चीज़ें हैं, उसमें आप क्या पढ़ सकते हो, OWS है, वन वर्ड है, ठीक है। उसके बाद ईडियम फ्रेज है, ईडियम के बाद क्या है तो उसमें एंटो है, सिनो है, ठीक है। उसके बाद फ्रेजल वर्ब है और फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये चीज़ें हैं। अब देखिए आप OWS डेली के 50 रिवाइज कर सकते हो, 50 पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से, ईडियम फ्रेज 50 कर सकते हो, एंटो सिनो ये भी 50-50 कर सकते हो। फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, इसमें मैं क्या बोलूँ, इसे जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब के लिए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। ये ब्लैक बुक से आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये रानी मैम ने इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराया, फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल पर। उनके लेक्चर्स प्रेजेंट है यूट्यूब के ऊपर, तो आप देख सकते हो कि फ्रेजल वर्ब जैसे उन्होंने कुछ फ्रेजल वर्ब बताया, जैसे 10 या 12 फ्रेजल वर्ब उन्होंने बताया, पुल से लेकर सेट से लेकर जो भी है, तो उससे पहले आप उसे पढ़ोगे, एक बार उसे याद कर लोगे, उसके बाद उस पर बेस्ड 20, 25, 30 क्वेश्चंस उन्होंने दिए। तो जब आप ये पढ़ने के बाद जब फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस करते हो, तब ये जाकर ये जो इसके अंदर फ्रेजल वर्ब उसकी मीनिंग ठीक तरीके से समझ पाती। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने इसे उठाया और रटना शुरू कर दिया यहाँ से, ऐसा करोगे तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो फ्रेजल वर्ब में क्या है, किसी भी एक, जैसे एक वर्ड का फ्रेज, एक से बना हुआ जितना भी फ्रेजल वर्ब है, जैसे एंटर है, एंटर से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब, पहले उसे याद कर लिया, फिर उस पर बेस्ड उसका क्वेश्चंस कर लिया। इस तरीके से लगभग कह सकते हो 50-60 पेजेस में उन्होंने बताया अच्छे तरीके से फ्रेजल वर्ब, तो आप वहाँ से कर सकते हो। इसी तरीके से फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इस पर उन्होंने 800 क्वेश्चंस कराए हैं, लगभग 800 से 1000 क्वेश्चंस जो है उस फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर बेस्ड हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो क्वेश्चंस कर लोगे तो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, चीज़ें दिमाग में समझ आ जाएंगी, इस तरीके से यूज़ करना है। तो ये आप यूट्यूब पे लेक्चर से डेली 1 आवर भी ये लेक्चर देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये करना है, ये हो गया वोकैब पार्ट। अब रीडिंग सेक्शन में क्या है, रीडिंग सेक्शन में या तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग, और इससे भी बेहतर है इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम ऐप है, आप इंग्लिश माध्यम ऐप इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर रीडिंग सेक्शन का एक पैराग्राफ भी आता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो हाईलाइटेड है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। एटलीस्ट डेली एक अगर इसका भी क्वेश्चन जो भी एक वो रीडिंग सेक्शन का क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ें भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब है नेक्स्ट ग्रामर। तो जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले वो फ्री लेक्चर्स गिवन है किसके, अमन वशिष्ठ सर के। अमन वशिष्ठ सर जो है उनका फ्री लेक्चर्स है 25 या 27 लेक्चर्स, 25 से 27 लेक्चर्स हैं। तो आप सबसे पहले उसे करोगे, उसके बाद इनके ही प्लेलिस्ट में है कुछ क्वेश्चंस इन्होंने कराए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अमन वशिष्ठ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके होगा, तो उन्होंने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए। ये करने के बाद जैसे आपने ये कर लिया तो इसका मतलब आप बिगिनर के पार्ट से ख़त्म हो चुका। अब नेक्स्ट काम क्या है, तो वो है नीतू सिंह की बुक, इंग्लिश की वॉल्यूम 1 की बुक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये हो जाएगा। इस बुक को लगातार कंटिन्यूसली रिवाइज करना है। जैसे आपने चैप्टर 1 किया, फिर क्वेश्चंस लगाए, फिर चैप्टर 2 किया, क्वेश्चंस लगाए, और इस तरीके से इस बुक को कंप्लीट करना है। 1 टाइम हो जाए, 2 टाइम हो जाए, 3 टाइम, जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है उतने से ज़्यादा बार आपको इसको रिवाइज करना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के लिए है, क्योंकि आप बिगनर हो। जब आप इस चीज़ को क्लियर कर लेते हो तो आपको ये कंप्लीट करना है। ध्यान रहे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसके सिर्फ थ्योरी पार्ट को पढ़ते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते। आपको इसका क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे ना भी बने। शुरुआत के टाइम पर क्वेश्चंस कम बनेंगे या नहीं भी बन सकते हैं, तो इस पर ध्यान नहीं देना, फिर भी आपको इसे सॉल्व करना है। तो ये इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। इसके बाद नेक्स्ट है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग के लिए क्या कर सकते हो, रीजनिंग के लिए ये पहला काम है कि आप जो भी मॉक देते हो, ठीक है, एक मॉक डेली देना, एक सेक्शनल मॉक रीजनिंग का डेली देना। अब आपने क्या किया, उस मॉक को कंप्लीट किया, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे। हो सकता है आपने उसके कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, या हो सकता है आपको उसके बारे में नहीं पता। तो मान लेते हैं कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे ब्लड रिलेशन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, तब क्या करना है कि ब्लड रिलेशन आप सर्च करोगे यूट्यूब पर, और इस पर किसी भी एक टीचर को, कोई भी एक टीचर होंगे जिन्होंने इस पर क्वेश्चन कराया है, उसे देखना और ये टॉपिक कंप्लीट करना है। फिर इस तरीके से हो सकता है 3-4 टॉपिक में आपको दिक्कत हो, तो एक दिन आपने एक कंप्लीट किया,
फिर उसके बाद दूसरा दिन करना है। अब आप मान लीजिए किसी दूसरी चीज़ में दिक्कत है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सीरीज़ के क्वेश्चन हैं जिसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो सीरीज़ आप सर्च करोगे दूसरे दिन और उसे कंप्लीट कर लोगे। तो धीरे धीरे जाकर 10 से 15 दिन या 20 दिन के बाद आप देखोगे कि जितने भी टॉपिक थे जिसमें गलतियाँ हो रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी, और फिर आपके रीजनिंग के मार्क्स भी स्कोर इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। इस तरीके से आप डेली एक मॉक दोगे, उसे एनालाइज करोगे, मॉक दोगे, एनालाइज करोगे, बस यही 2 काम करना, मॉक देना और एनालाइज करना। तो इस तरीके से ये जो पूरा चारों पार्ट है आप देख सकते हो कि आप किस तरीके से मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हो, आप जो जीके जीएस है उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, इंग्लिश है और रीजनिंग, ठीक। जब ये चीज़ें हो जाए या आप एक और चीज़ कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब हो जाता है मॉक से मॉक एनालिसिस। ये क्या है, देखो सबसे पहला काम है कि आप शुरुआत में वीकली एक मॉक दो, 1 से 2 मॉक जो है आपको देना है वीकली, जो कि लाइव मॉक अभी आ रहा है, लाइव मॉक। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके बाद वो लाइव मॉक क्यों देंगे जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो। देखिए सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, ये अगर सोच कर करें कि सिलेबस कंप्लीट होगा तभी जाकर मॉक दिया जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो आपको मॉक, लाइव मॉक तो देना ही है। कौन सा, तो ऑलिव बोर्ड का आप दे सकते हो, ऑलिव बोर्ड है, फिर द पंडित्स है, उसके बाद आरबीई है। यहाँ पर 3 मॉक अवेलेबल है, तो आप तीनों मॉक दे सकते हो या 2 भी मॉक, या सैटरडे संडे, ये 2 दिन है, इसमें 2 दिन में आप क्या करोगे, ये तीनों मॉक लगाना है। इसके बाद इन तीनों मॉक लगाने के बाद इनका करना है एनालिसिस। तो आप बनाओगे एक नोटबुक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सबसे मुश्किल काम भी लगता है और बहुत बोरिंग भी, लेकिन इसे रेगुलर वे में करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इसका मॉक दिया, फिर नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन आ जाता है, किसी में उसी दिन आ जाता है, जैसे पंडित्स में, आरबीई में, लेकिन ऑलिव बोर्ड में नेक्स्ट डे आता है। तो आपने नोटबुक बनाया, अब जो भी क्वेश्चंस गलत हुए थे, जितने भी क्वेश्चंस रॉन्ग क्वेश्चंस थे, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को इसमें नोट करना है, कॉन्साइज वे में, आप जैसा भी हो इसे नोट कर लोगे, ठीक है। यही जो है ये लास्ट के एग्ज़ाम के टाइम से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसमें सारे मिस्टेक्स है जहाँ पर गलतियाँ हुई, तो ये सभी को नोट करना है आपको, ठीक है। ऑलिव बोर्ड, पंडित्स, आरबीई सभी के आपको उस नोटबुक, एनालिसिस नोटबुक में, एनालिसिस कॉपी में आपको नोट करना है सारा चीज़ को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, जब आप मतलब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आप क्या कर रहे हो, रिवाइज़ कर रहे हो, चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हो, तो उस टाइम पर करना क्या है, उस टाइम पर आपको मेंस के भी मॉक लगाने। ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर आप धीरे धीरे मेंस के भी मॉक को स्टार्ट करोगे, प्री से पहले ही, अगर मेंस में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो। ये बोनस पार्ट है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो या इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो पहले तो आप इसके लिए स्ट्रॉन्ग करोगे, लेकिन जिनके इसमें अच्छे मार्क्स आने स्टार्ट हो जाए, मतलब कि आपका प्री जो है, प्री के लिए प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट है, तब आप क्या कर सकते हो, तो मेंस का एक सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट कर दोगे। किस चीज़ का, तो सेक्शन 1 का। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, मैथ्स होता है और रीजनिंग होते हैं, ठीक है। और रीजनिंग के कुछ 2-3 टॉपिक हैं, तो जब आप यहाँ गलत करोगे तो आप उन टॉपिक्स को भी सर्च करके रीजनिंग को एनालाइज करोगे। मैथ्स में सेम सिलेबस है दोनों का, ठीक। तो आपको एक सेक्शनल टेस्ट पहले से लगाना स्टार्ट कर देना है, 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले, जब भी कंप्लीट हो जाए आपका सिलेबस उसके बाद ये भी स्टार्ट करोगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो दिक्कतें आती है जब आप प्री के बाद मेंस का जब एग्ज़ाम दे रहे होते हो, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है, जो मेरे साथ दिक्कतें हुई इस बार। अब टाइम कम होता है तो आप इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते उस टाइम पर, इतने कम टाइम पर, तो आपको दोबारा से मेंस देना पड़ेगा अगर अच्छे स्कोर के लिए। और एक ही बार में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो यहीं से स्टार्ट करोगे, प्री के यहीं से आप जो है मेंस का भी सेक्शनल टेस्ट कम से कम फर्स्ट सेक्शन 1 का जो है वो ज़रूर लगाओगे, ताकि जब आप मैथ्स और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और यहाँ पर दिक्कतें आती है तो आप इसको इम्प्रूव करते हुए चलोगे अभी से, ठीक। तो यही है ये स्ट्रेटजी। उम्मीद है आप सभी इस चीज़ को समझ सकेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझेंगे और इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच।